मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1023। तो चैप्टर का नाम है 2 Peas in a Pod और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां हमें वीवी दिखती है। वीवी को लास्ट हमने रेवरी में देखा था और रेवरी के चौथे दिन के इंसिडेंट के बाद वीवी, कोबरा और साबो का क्या हुआ वो अभी तक मिस्ट्री है। तो चैप्टर वहीं से चालू होता है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। सांजी और जोरो कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं और सारे लोग शॉक है पायरेट किंग के विंग्स की ताकत देखकर। अटैक तो दोनों का जबरदस्त था, पर इन अटैक से क्वीन और किंग को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। वो लोग फिर से खड़े होते हैं। ह्यूगोरो सबको ऑर्डर देता है कि उनकी फाइट में दखल अंदाजी मत करना और ना किसे करने देना। आई थिंक ओडा ने ये डायलॉग इसलिए कहा है क्योंकि राइट नाउ अलायंस के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स जैसे कवामात्सु, मार्को, ईजो, जिम्बे, फ्रैंकी, ब्रुक अभी भी फाइट कर सकते हैं। तो वो लोग आराम से जोरो और सांजी को हेल्प कर सकते हैं फाइट में, पर इससे जोरो और सांजी की विन डिजर्विंग नहीं लगेंगी। ये इशू मुझे ड्रेसरोसा आर्क में लगा था कि लूफी डॉफ्लिमिंगो को डिफीट नहीं कर पा रहा था और फुजिटोरो और साबो जैसे कैरेक्टर्स डॉफ्लिमिंगो को डिफीट करने के बजाय केज को रुका रहे थे। अगर वहीं वो लोग डॉफ्लिमिंगो को मारते तो केज को रुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इशू था मेरा ड्रेसरोसा आर्क से कि लूफी मेन हीरो है तो वो मेन विलन को डिफीट करेगा, इवन दो वहीं पर एक अच्छा एडमिरल है जो आसानी से हरा देता था डॉफ्लिमिंगो को। तो वही सेम इशू अब इस वॉर में ना हो, तो ये जस्टिफिकेशन ह्यूगोरो की तरफ से हमें मिल गया है, जो सही है कि ये इन दोनों की फाइट है, हम बीच में नहीं जाएंगे। फिर मार्को किंग को देखकर सोचने लगता है उसकी और व्हाइट बियर्ड की कन्वर्सेशन कि मार्को कहता है कि मुझे लगता था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ही रेड लाइन के ऊपर रहते हैं। तो व्हाइट बियर्ड कहता है मैं डिस्टेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, जब गॉड्स लैंड वहाँ हुआ करता था। मैंने मेरे लास्ट रिव्यू में ही कहा था कि मुझे लगता है कि किंग की रेस पहले रेड लाइन के ऊपर रहती थी, पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने आकर उन्हें खत्म कर दिया और इस कन्वर्सेशन से मेरी बात सही लग रही है। बट व्हाइट बियर्ड का कहना गॉड्स लैंड ये बड़ा अजीब था। पर चैप्टर में आगे क्वीन ने रिवील किया कि किंग की रेस का नाम है लुनारियन, और जब आप लोग लुनारियन सर्च करोगे गूगल पर, फर्स्ट थिंग ही ये दिखेगा कि साइंस फिक्शन स्टोरी में मून पर रहने वाले लोगों को लुनारियन कहते हैं। और जितना हमें पता है मून पर 3 रेस रहते थे, शंडोरियंस, बिरकन्स और स्काइपियंस। तो अकॉर्डिंग टू गूगल डेफिनेशन अगर ये सच है तो मतलब टोटल 4 रेस मून पर रहते थे और वो लोग फिर अर्थ पर आए। हमें पता है वन पीस में मून और सन का बहुत इंपॉर्टेंस है और किंग की रेस के पास फायर की पावर है, तो फैंडम में उसकी रेस का कनेक्शन सन गॉड नीका से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं किंग की रेस या किंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है स्टोरी में, या उससे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें पास्ट की। और मार्को बैटलफील्ड के मिडल में ये सब सोच रहा है तो उसे 20 पायरेट्स अटैक करते हैं, पर ईजो आकर उसे बचा लेता है और अपने हाथों में उसे पकड़ कर भागता है। ईजो उसे चिल्लाता भी है कि बैटलफील्ड के बीच में कैसे स्पेस आउट हो सकता है तू। तो मार्को कहता है मुझे पता था तू मुझे बचा लेगा। फिर मार्को कहता है क्या तू गॉड में मानता है? तो ईजो कहता है तू पॉप्स के जैसी बात कर रहा है जब वो ड्रंक होते थे तब। तो ये मार्को और ईजो का छोटा सा मूवमेंट देखकर अच्छा लगा कि पास क्रूमेट्स आज भी एक दूसरे के लिए खड़े हैं और दोनों का बॉन्ड आज भी उतना ही पावरफुल है। और जब 20 पायरेट्स ने मार्को पर अटैक किया, आई वॉज लाइक थोड़ी और देर रुक नहीं सकते थे, हमें और बैक स्टोरी पता चलती किंग की रेस के बारे में। फिर नेक्स्ट फाइट पैनल में किंग और क्वीन जोरो और सांजी के सामने खड़े हो चुके हैं। क्वीन कहता है अगर तुम लोगों को हमें मारना है तो तुम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। द ड्राउट, द प्लेग एंड द वाइल्ड फायर हम सब काइडो-सान की कैलेमिटीज है। हमारी अनस्टॉपेबल टफनेस की वजह से हमें ऑल स्टार का टाइटल मिला है। और क्वीन लेजर बीम अटैक करता है दोनों पर। जोरो और सांजी दोनों डॉज करते हैं अटैक। ये क्वीन का कैलेमिटीज का स्टेटमेंट सुनने के बाद एक चीज मेरे दिमाग में आई कि हमें पता चल गया कि जैक को ड्राउट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहाँ भी जाता है उस जगह को खराब कर देता है। एग्जाम्पल जो। और क्वीन को प्लेग क्यों कहते हैं वो भी समझ आ गया, क्योंकि उसके वायरस से अलग अलग बीमारी फैलती है। एग्जाम्पल उडान प्रिजन और लाइफ फ्लोर पर आइस ओनी। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि किंग को वाइल्ड फायर का टाइटल क्यों मिला है। किंग के पास फायर की पावर है और करंटली ओनिगाशिमा में हर जगह फायर लगी पड़ी है, बट ये पूरी आग किंग ने नहीं लगाया है, कुछ ओरोची और ब्लैक मारिया की वजह से लगी है आग। तो मुझे लगता है किंग का भी एक शॉर्ट आर्क हमें देखने मिलेगा वॉर में, जहां वो हमें बताएगा उसके अटैक से कि उसे वाइल्ड फायर क्यों कहते हैं, जस्ट लाइक जैक एंड क्वीन। और जब जोरो और सांजी क्वीन की बीम को डॉज करते हैं तो जोरो नोटिस करता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सांजी को। तो जोरो उसे पूछता है क्या हुआ, तो सांजी कहता है कुछ नहीं, पर जब से मैंने दूसरी बार रेड सूट पहना है
मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है। फिर जोरो कहता है तू मुझे स्लो डाउन तो नहीं करेगा ना? तो सांजी कहता है मैंने कहा ना कुछ नहीं है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। तो जोरो उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि हाँ तेरे आईब्रोज वैसे भी अजीब है। तो सांजी चिढ़कर कहता है मैं मेरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, फेस की नहीं पागल। फिर किंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है सांजी पर और जोरो किंग का अटैक ब्लॉक करता है और कहता है यू ओ मी वन। और क्वीन जोरो पर अटैक करने आता है और सांजी ब्लॉक करता है अटैक और कहता है नाउ वी आर इवन। मैंने लास्ट रिव्यू में कहा था कि मुझे 1 वर्सेस 1 नहीं बल्कि 2 वर्सेस 2 की फाइट देखना है और वही हो रहा है अब फाइट में। फिर क्वीन कहता है मुझे याद आ गया, जज के बच्चे सारे एनहांस है, तेरे पैर पे जो आग लगी है वो भी कोई टेक्नोलॉजी है ना? तो फिर सांजी कहता है मैं मेरे सिबलिंग्स के जैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन हूँ। फिर क्वीन कहता है क्या तू पागल है? कौन सा ह्यूमन अपने पैरों में से आग निकाल सकता है? ऐसा नहीं है कि तू लूनारियन है। फिर हमें किंग का पैनल दिखता है। किंग सोच रहा हूँ मन में, हाँ बोल दे, सबको बोल दे कि मैं लूनारियन हूँ, एक्सटिंक्ट रेस का हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किंग ने काइडो को इसलिए ही ज्वाइन किया होगा ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल पाए वर्ल्ड गवर्नमेंट से। ऑलरेडी वानो क्लोज्ड है बाकी की दुनिया से, वर्ल्ड गवर्नमेंट का लॉ वानो में नहीं चलता है, प्लस वर्ल्ड गवर्नमेंट काइडो से पंगा लेने का सोचेंगे नहीं। फिर सांजी कहता है कि मेरे पैशन की वजह से मेरे पैरों में से इतनी तेज आग निकलती है जो नॉर्मल आग से भी ज्यादा गर्म है, जो बड़ा बकवास रीजन है कि मेरे पैशन की वजह से मेरे पैरों में से आग निकल रही है। ओडा को SBS में शायद किसी ने पूछा था कि सांजी के पैरों में से फ्लेम क्यों निकलती है, तो ओडा ने ये क्वेश्चन को मजाक में टाल दिया था बिकॉज आई थिंक ओडा को फ्यूचर में सांजी की पावर्स रिवील करनी थी। तो राइट नाउ वी नो कि जज ने उसके सारे बच्चों के जीन्स को मॉडिफाइड और एनहांस किया था ताकि उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाए, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर ड्यूरेबिलिटी। बट हर एक सिबलिंग में एक यूनिक स्पेशल पावर है जो दूसरे सिबलिंग्स में नहीं है, जैसे रेजू की पॉइजन पावर, नीजी की इलेक्ट्रिसिटी की पावर, इचिजी की एक्सप्लोजन या ब्लास्ट से रिलेटेड पावर है, योंजी उसके लिम्स आई थिंक स्ट्रेच कर सकता है। तो हर एक सिबलिंग्स में खुद की एक स्पेशल पावर है। वैसे ही सांजी को फायर की पावर मिली है, ये उसके पैशन की वजह से नहीं है बल्कि उसके जीन्स की वजह से हो रहा है। मैंने लास्ट रिव्यू में कहा था कि सांजी किंग की फायर टेक्निक देखकर अपनी टेक्निक इम्प्रूव करेगा फ्यूचर में, तो मैंने किंग और सांजी की पावर को एक वे में लिंक किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जज ने उसके हर एक बच्चों में अलग अलग रेसेस की जीन्स मिक्स किया होगा, इस वजह से सब में एक यूनिक एबिलिटी है और किसी वजह से जज को किंग की रेस का जीन मिला होगा और उसने वो सांजी में डाला होगा। सांजी को फेलियर माना जाता है उसके सिबलिंग्स में, जस्ट लाइक मोमो का स्माइल फ्रूट को फेलियर माना जाता है। बट राइट नाउ वी नो कि मोमोनोस्के का स्माइल फ्रूट फेलियर नहीं है। वैसे ही मुझे लगता है सांजी भी फेलियर नहीं है बल्कि उसके सिबलिंग से भी ज्यादा एडवांस है वो। सांजी के पास अब हर वो चीज है जो उसके सिबलिंग्स के पास है, सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी प्लस यूनिक एबिलिटी प्लस ह्यूमन इमोशंस भी है। सांजी उसके सिबलिंग्स के जैसा रोबोट नहीं है बल्कि ह्यूमन होके भी उसने सारी पावर्स को रिटेन किया है, वो सक्सेसफुल मॉडिफाइड ह्यूमन बना है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो क्वेश्चन आता है सांजी पहले क्यों वीक था, उसमें ये पावर क्यों नहीं थी? तो मुझे लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने सांजी के टाइम ड्रग्स लिया था ताकि सांजी की पावर खत्म हो जाए और अभी तक जज को लगता है कि इस वजह से सांजी ह्यूमन ही रहा है, बट असली में उसकी पावर खत्म नहीं हुई थी, बस सप्रेस हो गई थी उस ड्रग से। सांजी के इमोशंस की वजह से वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता उसके सिबलिंग्स के जैसा, इसलिए उसकी पावर कभी रिलीज नहीं हुई। बट स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करने के बाद उसके पास कारण है फाइट करने का, प्रोटेक्ट करने का अपने नाकामा को, इसलिए उसकी पावर रिलीज होना स्टार्ट हो गई। सांजी के पास रीजन है अब फाइट करने का और सांजी का कहना कि रेड सूट पहनने के बाद उसकी बॉडी में उसे अजीब लग रहा है, तो रेड सूट सिर्फ उसके ही ओनर पर काम करता है। वो रेड सूट कंपैटिबल होता है उसके यूजर से, उसकी मेमोरी और पावर से। तो सांजी का रेड सूट उसकी फायर एबिलिटी को एनहांस करने के लिए बना होगा। तो जब से सांजी उसका रेड सूट यूज करने लगा, उसकी बॉडी ने उस रेड सूट को एक्सेप्ट कर लिया और एक वे में सांजी की फायर पावर कंप्लीट हो गई। तो अब सांजी रेड सूट यूज नहीं करता या रेड सूट को एक्सेप्ट नहीं करता एज पार्ट ऑफ हिज बॉडी, बिकॉज वो विंड स्मोक का पार्ट नहीं होना चाहता। तो अब उसकी बॉडी नेचुरल वे में काम नहीं कर रही है, बिकॉज अब सांजी का माइंड और बॉडी कॉन्फ्लिक्ट में है। सांजी को उसके लीनिएज को एक्सेप्ट करना होगा, उसके ब्लड को, उसकी फैमिली को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके सांजी उसकी बॉडी को नॉर्मल वे में यूज कर सकता है और रेड सूट को उसके बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल कर सकता है। और जब जोरो सांजी के आईब्रोज की मजाक उड़ा रहा था, वो पैनल में किंग अटैक करने आता है। तो व्हाट इफ किंग की आईब्रोज सांजी के जैसी हो? चलो अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर। सांजी फिर क्वीन पर फिडजेट स्पिनर के जैसा अटैक करता है और जोरो किंग से फाइट करता है। जोरो किंग को कहता है तू डिस्ट्रैक्ट मत हो ब्लैक मम्मी। तो लास्ट चैप्टर में
सांजी ने जोरो को मॉस मम्मी कहा था और अब जोरो ने वो निकनेम चुरा के किंग को दे दिया है। किंग की स्वॉर्ड सासाकी की ब्लेड के जैसा शेप चेंज करती है और किंग की स्वॉर्ड में गैप आता है जिससे वो जोरो की दोनों स्वॉर्ड को फंसाकर उसके हाथ से निकाल लेता है। मैंने एपिसोड 986 के रिव्यू में कहा था कि किड उसकी पावर से जोरो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छीन नहीं पाया था, वैसे ही किलर भी जोरो से उसका साइड छीन नहीं पाया था, बट किंग ने वो कर दिया, जो इम्प्रेसिव फीट है और जो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट कमांडर के लिए। और ये चीज किंग को और हाइप करता है जोरो के अगेंस्ट। फिर किंग जोरो को पंच करता है बट जोरो उसकी मुंह की स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक करता है। तो जोरो किंग की इस हरकत को देखकर कहता है, मैं समझ गया तू ब्लड थर्स्टी ब्रूट है। तो फिर किंग कहता है, मुझे नहीं समझता कोई कैसे ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल से ही फाइट कर सकता है असली बैटल में। तो जोरो कहता है, तेरा पॉइंट सही है और तूने कभी ये भी नहीं कहा कि तू स्वॉर्ड्समैन है। और जोरो उसकी दोनों स्वॉर्ड्स पकड़ लेता है और कहता है, हैव इट योर वे, बस याद रखना कि मैं जीतने के लिए तेरा गला भी चबा दूंगा। ये पैनल का आर्ट बहुत ही मस्त था। जिस तरह से जोरो ने एनमा को पकड़ा है और एनमा पैनल के बाहर निकल रही है वो बहुत बैडेज लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि जोरो बैटल जीतने के लिए उसके ट्रू स्वॉर्ड्समैन स्टाइल से क्यों हटने की बात कर रहा है। तो याद दिला दूं दोस्तों कि जोरो का ड्रीम है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का, पर जोरो उस ड्रीम को भी सेक्रीफाइस करने रेडी था लूफी के ड्रीम के लिए। तो ये बैटल वो लूफी के लिए लड़ रहा है ताकि लूफी उसके गोल के और करीब हो पाए। तो उसके लिए वो ट्रेडिशनल स्टाइल से हटके फाइट कर सकता है। फिर ह्योगोरो को कावामात्सु बताता है कि जब ह्योरीसामा ने उस आदमी को एनमा ऑफर किया था, एक वजह से मैंने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ह्योगोरो कहता है, मैं भी देख सकता हूँ, ये अजीब है कि ये बाहर का पायरेट है, पर फिर भी इसे देखकर रिंगो के फॉर्मर डायमियो की याद आती है जब वो यंग थे। ये आदमी और शिमोत्सुकी उशिमारू आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब दोनों बहुत सिमिलर है, इवन उनका स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका भी बहुत सेम है। फिर कावामात्सु कहता है कि उशिमारू सामा फंटास्टिक स्वॉर्ड्समैन थे, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे गॉड ऑफ द ब्लेड शिमोत्सुकी रियोमा के, और ये यंग मैन ने ही शिसुई को वानो में फिर से लाया है। इट मस्ट बी फेट और समथिंग। आखिर रियोमा भी वन आइड समुराई थे, सो ये हमें न्यू बात पता चली है कि रियोमा भी वन आइड समुराई था, क्योंकि मॉन्स्टर्स मंगा में रियोमा की दोनों आंखें हैं और थ्रिलर बाग में तो वो स्केलेटन था। तो हमें पता नहीं कि उसने अपनी एक आंख कब खोया। और रही बात ह्योगोरो और कावामात्सु की कि जोरो बहुत सिमिलर है उशिमारू से, तो ये लोग अब बोल रहे हैं कि दोनों सिमिलर है, बट जब फर्स्ट टाइम ही उशिमारू का डिजाइन रिवील हुआ था तभी सब फैंस ने कहा था कि जोरो का कुछ न कुछ कनेक्शन है इस आदमी से। सो ओडा ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि जोरो रियोमा का डिसेंडेंट है, जो ऑलमोस्ट हर फैंस को पता चल गया था। इवन जोरो का डिजाइन और कैरेक्टर ओडा ने रियोमा से ही इंस्पायर होके किया है। और इन सब बातों में किंग और जोरो का पैनल हमें दिखता है। यहाँ भी ओडा ने किंग की किक को ऐसे ड्रॉ किया है जैसे उसकी किक पैनल से बाहर आ रही है, जो मस्त लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है इनुआराशी और जैक की फाइट पर। इनुआराशी जैक को उसकी सूंड से पकड़कर उसे रूम के बाहर फेंक देता है जहाँ आशुरा डोजी गिरा पड़ा है, और जैक शॉक में है क्योंकि इनुआराशी उसके सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि ऊपर सीलिंग टूटी हुई है और मून दिख गया है इनुआराशी को। जैक ने बहुत बुरी तरह इनुआराशी और नेकामोमोशी के सुलोंग फॉर्म से मार खाया था, तो अब टाइम आ गया है जैक का भी हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाइब्रिड जैक स्ट्रॉन्ग है या सुलोंग इनुआराशी। और जब से ब्रॉक लेसनर टॉप नॉट हेयर स्टाइल में आया है, मुझे वो लाइव एक्शन का जैक लग रहा है। सेम बिल्ड और सेम हेयर स्टाइल और दोनों बीस्ट है। दोस्तों, क्या आपको दोनों का लुक सेम लग रहा है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है नेकामोमोशी और पेरोस्पेरो पर। दोनों स्कल के बाहर है और नेकामोमोशी भी उसके सुलोंग फॉर्म में आ चुका है। इनुआराशी और जैक की तो टफ फाइट होंगी, बट यहाँ पेरोस्पेरो बहुत मार खाने वाला है। ये मेरे हिसाब से वन साइडेड फाइट है। फिर सीन शिफ्ट होता है राइजो और फुकुरो कोजू की फाइट पर, और मैंने कहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन दोनों की फाइट देखने में। फिर सीन शिफ्ट होता है टोकागे पोर्ट पर। फिर नेक्स्ट वाइड पैनल में हमें अमेजिंग सीन दिखता है। लूफी जायंट पिंक ड्रैगन के सामने खड़ा है। मोमोनोस के बेसिकली काइडो लग रहा है उसके ड्रैगन फॉर्म में। फिर शिनोबू रोते रोते बोलती है कि मोमोनोस के सामा के ऑर्डर पर मैंने उन्हें 28 साल का कर दी। लूफी उसे पूछता है, मुझे नहीं पता था तू ऐसा कर सकती है, बट तू रो क्यों रही है? तो शिनोबू कहती है कि मोमोनोस के सामा जस्ट लुक लाइक, और हमें सिलोवेट में बस मोमोनोस्के का हाथ दिखता है। और लूफी मोमोनोस्के को कहता है, चल मोमो, वानो को
फिर से हासिल करते हैं और वही चैप्टर खत्म हुआ। तो शिनोबू के डायलॉग से लग रहा है कि मोमोनोसुके के बड़े होने के बाद वो ओडन जैसा दिखने लग गया है और मोमोनोसुके ड्रैगन फॉर्म में काइडो जैसा दिखता है। बेसिकली मोमोनोसुके का लुक अब वानो के हीरो और वानो के ऑपरेसर का है, बिकॉज अब वो जायंट ड्रैगन बन चुका है। नॉट एज बिग एज काइडोज ड्रैगन फॉर्म, बट स्टिल मुझे लगता है जब काइडो ओनिगाशिमा को ड्रॉप करेगा तो मोमोनोसुके उसकी पावर से ओनिगाशिमा को उठा कर रखेगा, जैसे ओडन ने सारे रेड स्कैबर्ड्स को उठा के रखा था वैसे ही। और अगर मोमोनोसुके ओडन जैसा दिखता है तो चांस है कि काइडो मोमोनोसुके को ओडन समझकर शॉक में चला जाएगा और वो ऑफ गार्ड हो जाएगा और ये मौका होगा लूफी का काइडो को इमेंस डैमेज देने का। ओवरऑल ये भी अमेजिंग टॉप नॉच चैप्टर था, लास्ट वीक से भी अच्छा चैप्टर था। दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।